Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 19 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे एग्री मंत्रा चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आपको डेली एग्रीकल्चर करंट डोज, नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, या बात करें कि एक ऐसी इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर की स्कीम है जहां से नाबार्ड और एएफओ मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो स्कीम है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। तो जानेंगे अभी प्रेजेंट में फार्मर विल गेट लोन वर्थ ₹7 लाख फॉर 10 एनिमल यूनिट्स अंडर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। तो इस स्कीम के तहत फार्मर अब 7 लाख रुपए का लोन ले सकता है 10 एनिमल यूनिट के लिए। मतलब है कि अगर वो 10 एनिमल खरीद के, 10 गाय खरीद के कोई डेयरी खोलना चाहे तो सरकार उसको 7 लाख रुपए लोन देगी अंडर DEDS स्कीम। तो जानेंगे इस इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में A to Z सब कुछ, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एक्रिएज अंडर पल्सेज राइजन बाई a third this season, production target at 25.6 मिलियन टन। तो जैसा कि आपको पता है, एक्रेज मतलब होता है यहाँ पे लैंड। तो यहाँ पे जैसा कि पता है, पल्सेस का जो शोइंग एरिया है वो इंक्रीज हुआ है और जिसके कारण यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ने की उम्मीद है, या ये बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो इस बार अचीव हो जाएगा पल्सेस के प्रोडक्शन में। तो जानेंगे इन दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में, जिसका नाम है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ये है क्या है? तो ये स्कीम काफ़ी पुरानी है। अगर हम बात करेंगे तो ये DEDS जो बनी वो बनी है 1 सितंबर 2010 से। तो यहाँ पर है द डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग DEDS सिंस सितंबर 2010। इससे पहले भी किसी और नाम से स्कीम चल रही थी, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये इंप्लीमेंट की द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या बोल सकते हो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज ने, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा संभाला जाता है एक सिस्टम के थ्रू। आगे बात करेंगे तो ये स्कीम लाई गई फॉर जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दी डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर में स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए ये स्कीम सभी फार्मर्स के लिए लाई गई है। आगे बात करेंगे बजट एस्टीमेट की, तो 2019-20 के लिए इस स्कीम के तहत बजट था 325 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम का बजट 2019-20 के लिए कितना रखा गया था, तो वो था 325 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। आगे बात करेंगे तो दिस स्कीम कवर एक्टिविटीज सच एज एनहेंसमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोक्योरमेंट करना, प्रिजर्वेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंदर कवर होंगी, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़े और उसकी क्वालिटी भी एनहेंस हो। ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात आती है नाबार्ड के बारे में, तो जैसा कि आपको बताया, मैं हर वीडियो में आपको नाबार्ड के बारे में बताता हूँ, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो कौन है। ठीक है, NR चिंताला जी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 12 जुलाई 1982 को। आगे बात कर लेते हैं अंडर DEDS स्कीम। इस स्कीम के तहत हम बात करेंगे तो ये स्कीम एन अमाउंट ऑफ ₹552.19 करोड़ हैज़ रिलीज्ड एज बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी। तो यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के तहत। तो जब ये स्टार्ट हुई थी, मतलब 2010 में, सितंबर 2010 में, तो 552 करोड़ रुपए लगभग रिलीज किए गए थे बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी के लिए। अब यहाँ पे एक सब्सिडी आ रही है जो कि एक नया टर्म है, ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी। इसकी अगर हम बात करेंगे तो जिस बैंक से लोन लिया गया है उसी बैंक को ये जारी की जाती है। ठीक है, ये जो सब्सिडी है वो उसी बैंक को जारी की जाती है और वह बैंक लोन देने वाले व्यक्ति के नाम पर
उस पैसे को अपने पास जमा कर लेती है। ठीक है, इसी को हम बैक एंडेड सब्सिडी बोलते हैं। तो यहाँ पे 30/9/2013 तक 552 करोड़ रुपए रिलीज किया फॉर बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी के लिए, जो लगभग 1,50,908 डेयरी यूनिट्स के लिए किया गया था। इस सेक्टर में और भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई, जैसे बात करेंगे कामधेनु स्कीम आई, मिनी कामधेनु स्कीम आई, गोकुल मिशन आया जिसको राधा मोहन सिंह ने लॉन्च किया था, जो 28 जुलाई 2014, ठीक है, 28 जुलाई 2014 को लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था स्वदेशी गायों का संरक्षण करना। ये 2019 का जो अगर हम बजट की बात करेंगे तो 750 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया था गोकुल मिशन के लिए। तो इतना भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लिख लिया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको ओरली बताता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। आगे बात करेंगे तो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बैकग्राउंड रहा है इस स्कीम का। द डेयरी पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 2004। तो यहाँ पे सबसे पहले डेयरी सेक्टर में जो स्कीम लॉन्च हुई वो हुई डेयरी पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, जो दिसंबर 2004 को लॉन्च हुई, जिसका आउटले था केवल 25 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर 2008 और 9 में अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम को फ्रेगमेंट कर दिया गया दो सेपरेट स्कीम में। पहला था डेयरी वेंचर कैपिटल फंड और सेकंड था पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2008-9 से स्टार्ट हो गई। आगे बात करेंगे तो ऑन सितंबर 2010 या बोलो 1 सितंबर 2010 को डेयरी वेंचर कैपिटल फंड स्कीम का नाम चेंज होके क्या हो गया, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ये आपको याद रखना है, जिसको DEDS के नाम से जानते हैं। और ये स्कीम अगर पूछी जाएगी तो आपको बताना है कि ये मॉडिफाइड स्कीम है इन सभी स्कीम्स की, और ये स्टार्ट हुई थी 1/9/2010, मतलब 1 सितंबर 2010 से ये स्कीम चल रही है। इतना आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में। आगे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है? टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार उत्पन्न करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, ठीक है, मॉडर्न डेयरी फार्म्स बनवाना। और यहाँ पर हीफर काल्फ रियरिंग की बात करेंगे, ये क्या होता है? तो हीफर जान लेते हैं होता क्या है। ए यंग काव बिफोर शी हैज़ हैड हर फर्स्ट काफ, या बोल सकते हो इमेच्योर फीमेल गाय। तो यहाँ पे बात हो रही है ऐसी गाय जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया है, वो एक इमेच्योर फॉर्म की फीमेल गाय है, उसको हम हीफर बोलते हैं। तो हीफर रियरिंग के लिए भी, उसको एनकरेज करने के लिए भी ये स्कीम बनाई गई थी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क कैन बी टेकन अप एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल तक मिल्क प्रोसेसिंग को ले जाना ही इस स्कीम का ऑब्जेक्ट था। और आगे है टू अपग्रेड द क्वालिटी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू हैंडल मिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो यहाँ पर क्वालिटी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना भी इस स्कीम का उद्देश्य था, इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी, बेनिफिशियरीज क्या है, तो कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल हैं इस योजना के तहत प्रॉफिट लेने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी फार्मर है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, NGO है, कोई कंपनी है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या आगे बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क यूनियन और मिल्क फेडरेशन, ये भी यहाँ पे एलिजिबल हैं इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। कोई इंडिविजुअल है वो भी यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है, लेकिन ओनली वंस फॉर ईच कंपोनेंट, एक बारी वो इस सब्सिडी का फ़ायदा ले सकता है एक कंपोनेंट के लिए, ये यहाँ पे बात कही गई है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो लॉजिकल है, वो यहाँ पर है मोर देन 1 मेंबर ऑफ फैमिली कैन बी असिस्ट अंडर द स्कीम प्रोवाइड दे सेटअप सेपरेट यूनिट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी परिवार में एक घर में 2 भाई हैं और दोनों भाइयों को अगर यहाँ पर यूनिट अपनी अलग अलग यूनिट चलानी है तो वो भी यहाँ पे 2 अपनी अलग अलग यूनिट चला सकते हैं इस स्कीम के तहत। लेकिन कंडीशन एक रहेगी, द बाउंड्रीज ऑफ 2 सच फार्म शुड बी एटलीस्ट 500 मीटर। तो दोनों यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस होगी बाउंड्रीज की वो 500 मीटर होगी, मतलब ½ किलोमीटर। तो मतलब है कि 500 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए दोनों डेयरीज में, ये यहाँ पे बात की गई है। तो दोनों भाई अपना अपना डेयरी चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, इतना आपको पता हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके।
अब बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एलिजिबल फॉर रीफाइनेंस अंडर दी स्कीम। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो रीफाइनेंस करेंगे इस स्कीम में? तो वो है कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पे है आपका नाबार्ड। ये यहाँ पे बात की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि कौन कौन सेक्टर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के लिए किसानों को। आगे बात करेंगे बेनिफिट और पैटर्न ऑफ असिस्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंटरप्रेन्योर है तो वहाँ पर केवल उसको 10% ही कंट्रीब्यूट करना होगा उस पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का, बाकी 90% गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है। और आगे है अंडर दिस स्कीम फार्मर के लिए बात करेंगे तो फार्मर विल गेट लोन वर्थ ₹7 लाख फॉर 10 एनिमल यूनिट। तो 10 एनिमल की यूनिट बनाने के लिए सरकार उसको 7 लाख रुपए का लोन देगी। और यहाँ पर मिनिमम साइज भी है, यहाँ पे 2 एनिमल्स भी वो रख सकता है, मतलब 2 से लेके 10 एनिमल रख सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको लोन मिलेगा। मैक्सिमम 10 एनिमल के लिए 7 लाख का लोन मिल जाएगा। अब बात आती है सब्सिडी की। तो यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल, मतलब नॉर्मल जो ST SC से बिलोंग नहीं करते हैं उनको 25% यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% सब्सिडी मिलेगी, जो कि आपका बैक एंडेड सब्सिडी होगी। और SC ST को 33.33%, मतलब 33.33% सब्सिडी दी जाएगी। ये यहाँ पे बात की गई है एज अ बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अगर आप हीफर काल्व को रियर करना चाहते हैं, उनको पालना चाहते हो, तो 20 काल्व के लिए 9 लाख रुपए मिलेगा और अपर लिमिट आपकी 20 काल्व है, ठीक है। उससे कम भी आप रख सकते हो। अगर आप मिल्किंग मशीन परचेज करना चाहते हैं, मिल्को टेस्टर या फिर बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 20 लाख तक का यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। आगे बात करेंगे अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हो तो वहाँ पर आपको 13.2 लाख रुपए गवर्नमेंट एज ए लोन आपको प्रोवाइड कर रही है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक्रिएज अंडर पल्सेस राइजन बाय अ थर्ड दिस सीजन, प्रोडक्शन टारगेट एट 25.6 मिलियन टन। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसा कि आपको पता है पल्सेस में जो शोइंग एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसके कारण प्रोडक्शन भी हमारा पिछले साल के कंपेयर में बढ़ेगा। और यही कारण है कि जो इंडिया का या फिर बोल सकते हो गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है पल्स प्रोडक्शन का, उसको इस बार मैच कर लिया है या बोल सकते हो मीट कर लिया गया है। मतलब है कि जो गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्शन कि इस साल में उतना होना चाहिए, तो उतना ही प्रोडक्शन इस साल देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हो कि यहाँ पर लैक ऑफ पल्सेस नहीं होगा गवर्नमेंट के पास। यहाँ पर बोल सकते हैं कि सारी दाल की अमाउंट जो है वो अवेलेबल होगी इंडिया के पास, वो सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल होगी जहाँ पे लोगों को कंज्यूम करना है। ये यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे द एक्रिएज अंडर पल्सेस हैज़ बीन राइज बाई थर्ड सीजन। ये यहाँ पे बात की गई है लाइकली टू मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन द कमोडिटी। तो पल्सेस के लिए सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा भारत, ये यहाँ पे बात की गई है। अब बात आती है कितना प्रोडक्शन यहाँ पे होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है 25.6 मिलियन टन, जो कि पिछले ईयर के एस्टिमेटेड आउटपुट से 11.2% ज़्यादा है। और यही कारण है कि जो कंट्री का एनुअल रिक्वायरमेंट है दाल की वो है 25 से 26 मिलियन टन। तो यहाँ पर मैच हो गया है प्रोडक्शन, मतलब है कि 25 से 26 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट होती है और इस साल का जो प्रोडक्शन होने की उम्मीद है वो 25.6 मिलियन टन है। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया है, जो कि पिछले साल से 11.2% ज़्यादा रहने वाला है। अब बात आती है ड्यू टू गुड रेन्स इन पल्सेस ग्रोइंग एरिया। आपको पता है इस बार रेन अच्छी हुई, पिछली बार भी रेनफॉल अच्छी हुई। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो पल्सेस ग्रोइंग एरिया है वहाँ पर रेन अच्छी हुई। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि पल्सेस ग्रोइंग एरिया कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर दाल का जो अमाउंट है वो काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ये यहाँ पे बात की गई है, इसीलिए प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है पल्सेस की, 25 से 26 मिलियन टन। अब बात आती है दाल की। तो दाल से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दाल में कितना प्रोटीन होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे अरहर की दाल, जिसमें 21 से लेकर 25% प्रोटीन होता है। लिखते जाइए किसी नोटबुक में। उड़द की दाल में 24% प्रोटीन पाया जाता है। लेंटाइल मतलब मसूर में 25% प्रोटीन पाया जाता है।
पी की बात करेंगे 22.5%, मूंग दाल की बात करेंगे 25%, काउ पी की बात करेंगे 23.4% और ग्राम चने की बात करेंगे तो 21.1% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ये बिल्कुल जबान पे होने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएँ। अब दाल की बात चल रही है तो एमएसपी भी जान लेते हैं, जो कि 2020-21 के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया गया है। तो तूर बोलते हैं इसको, ठीक है, अरहर को, जहां पे एमएसपी है 20-21 के लिए 6,000 रुपये क्विंटल। इंक्रीज कितना हुआ पिछले साल से? 200 रुपये। रिटर्न ओवर कॉस्ट कितना है? 58%। मूंग दाल की बात करेंगे 7,196 रुपये पर क्विंटल, 140 रुपये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर से, और रिटर्न ओवर कॉस्ट आपका है 50%। उड़द की बात करेंगे तो 6,000 और 300 रुपये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 64% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NDRI इज डॉक्टर MS चौहान। अब बात आती है थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले 1923 बेंगलोर में ये इस्टेब्लिश हुई इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से। फिर ये एक्सपेंड हुई और इसका नाम दोबारा पड़ा इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट 1936 में, ठीक है। और इसको फिर यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला गया। कब से? आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से इसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम पड़ गया। और 1955 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया बेंगलोर से करनाल में। तो ये आपको याद रखना है कि NDRI का जो हेडक्वार्टर है वो करनाल में है। और सबसे पहले 1923 बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट बन गया और देश आज़ाद होने के बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1955 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया बेंगलोर से करनाल में। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एग्री उड़ान? तो आपको बताना है एग्री उड़ान क्या है, कोई स्कीम है या प्रोग्राम है, कुछ भी चीज़ है, आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज देनी है कि एग्री उड़ान है क्या। ये कंफर्म है कि ये एग्रीकल्चर फील्ड से ही जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से कमेंट लिखिए और आंसर कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।